नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार कियान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपनी बातें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ रखना चाहता हूं। बातें जो है वो आप लोगों से ही संबंधित है। ऐसे अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हीं से मैं कुछ संवाद करना चाहता हूं। मेरी संवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि मैं ये मान के चल सकता हूं कि आप लोग सिविल सर्विसेज के बारे में जो आधारभूत समझ है वो आप रखते होंगे। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस जिसके अंतर्गत आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, या बिहार पीसीएस, या अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी सिविल सर्विसेज के 3 ही चरण होते हैं। प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार का चरण होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से आपकी तैयारी के संदर्भ में बात करने आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे जीएस की विषय वस्तु को लेकर, क्योंकि जीएस की विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपको अधिकारी बनाने में। सीसेट भी है, लेकिन सीसेट की चर्चा हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मूल फोकस है वो आपकी जीएस की तैयारी को लेकर है। जब मैं आपके लिए जीएस की तैयारी की बात करता हूं तो जीएस की तैयारी जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही बातों को लेकर होती है। प्रीलिम्स को लेकर ही अगर पढ़ेंगे तो मेंस नहीं हो सकता। आपको तीनों को ही एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर तैयारी को स्टार्ट करना होगा। आपकी इसी सिविल सेवा की जर्नी में हम भी आपके साथ कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। इनिशिएटिव्स से पहले जो आज के समय पर तैयारी का जो एक ढांचा बन गया है, खासकर कोरोना के बाद से तैयारी के लिए हम लोग ज़्यादातर अब पीपीटी पर ही डिपेंड रहने लगे हैं। एक बात सोचिए कि क्या पीपीटी कल्चर से वाकई में रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? पीपीटी कल्चर जो है एक प्रकार का वन लाइनर तरह की इंफॉर्मेशन रख रहा है। जब आप किसी भी लाइन को समझेंगे नहीं, उसे एनालिसिस नहीं करेंगे तो लिखेंगे क्या? एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या अंतर होता है? अंतर प्रीलिम्स के स्तर पे ये होता है, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिख रहे होते हैं, उनमें से आपको विकल्प की पहचान करना होता है। मेंस में केवल प्रश्न दिख रहा होता है, आंसर आपको गढ़ना होता है। आंसर कब गढ़ोगे? जब आपकी सोच, आपका अप्रोच डेवलप हुआ होगा। और इंटरव्यू में तो ना तो प्रश्न पता होता है और ना ही उत्तर। सामने वाला जो प्रश्न दागे उसी हिसाब से आपको उत्तर देना होता है। यानी टोटल में आप देखो तो आपका अप्रोच, आपकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है? पीपीटी का कल्चर है, सबको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए। बात तो वही होगी जैसे कि आप एक किताब लिए और उसको हाईलाइट कर दिए और याद कुछ होना नहीं है। आपको समझना होगा, आधारभूत समझ होगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करना होगा, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो जिस तरीके का उसका प्लानिंग है, उस हिसाब से आज के करंट में वो किस तरीके से स्मार्ट सिटी को डेवलप करती है, उसके पीछे की बातों को समझना होगा। हर चीज को आज से जोड़कर, करंट से जोड़कर पढ़ना होगा। पीपीटी से क्या होता है, एक तरीके का वन लाइनर टाइप का माहौल क्रिएट होता है और आप उसको याद करते रहते हैं। कोई भी चीज याद नहीं होती है, उसे समझोगे तो अपने आप मस्तिष्क में बैठ जाती है। तैयारी के दौरान जब आप किसी चीज को सुनते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तब उसको याद रखना बहुत आसान होता है। आपकी सारी इंद्रियां जब वर्क कर लेती हैं तभी चीजें याद रहती हैं। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि हम आपको नोट्स मेकिंग का कार्य करवाएंगे। जब तक आप नोट्स को लिखेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। कियान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से यही प्रयास किया जा रहा है कि आपको हर चीज की नोट्स लिखवाया जाए। तरकीब क्या होगी पढ़ाने की? तो हमारा यह प्रयास है कि सबसे पहले आपको एक टॉपिक करा दिया जाए। टॉपिक में थ्योरी करा दी जाए,
उस थ्योरी के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चंस करा दिए जाए। क्वेश्चन न्यू, जब मैं न्यू की बात कह रहा हूं तो मैं ये ध्यान रखिएगा, इस शब्द पे गौर फरमाइएगा, न्यू पर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीवाईक्यू करा, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको खुद अपने स्तर पे करने होंगे। जब आपके टॉपिक बाय टॉपिक और न्यू क्वेश्चन तैयार होते हैं तभी जाके आप वाकई सही मायने में इसे नोट्स कह सकते हैं। मैंने अपनी तैयारी के दौरान सबसे बड़ी कमजोरी यही पाया है कि टीचर्स क्या करते हैं, टीचर पढ़ाते तो हैं, टीचर पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, बट वो न्यू क्वेश्चन के बारे में, न्यू क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में एब्सेंट हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कारण ये होता है, ऐसा नहीं कि टीचर्स को आता नहीं है, टीचर्स के पास समय का अभाव होता है। सभी टीचर्स यूट्यूब पे हो चाहे ऑफलाइन है, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर्स की क्या होता है, उन पे कोर्स कराने की जिम्मेदारी होती है। न्यू क्वेश्चंस की जगह वो आपको कह देते हैं कि जाइए घटना चक्र बना लीजिए। नो डाउट घटना चक्र अच्छी है, उस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन हमारी एकेडमी ये प्रयास करेगी कि आपके को हर एक टॉपिक की थ्योरी लिखाई जाए। इससे देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं पीपीटी कल्चर पे यकीन नहीं करता। कोरोना के बाद से पीपीटी से पढ़ाना सबसे आसान काम है। उस पर आप केवल अंडरलाइन करेंगे, दिमाग पे अंडरलाइन हो जाएगी, आएगा, आया राम गया राम हो जाएगा। हमने ये डिसाइड किया है, ये प्रतिबद्धताएं रखी हैं कि हम आपको लिखवा लिखवा कर आपके हाथों को दुखवा देंगे। जब तक आप लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, कहां से मेंस लिख पाओगे। और आजकल पीटी सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, लुशियन टाइप का वन लाइनर पढ़ के आप एसएससी भी नहीं निकाल पा रहे। अब तो अब आपको पता है कि जीएस का रोल तो एसएससी में भी बढ़ गया है। हर चीज आजकल अपग्रेडेड होती जा रही है। आपको समझना होगा, इस पे जोर डालना होगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। और हमारे द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये इनिशिएटिव लिया, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे इनिशिएटिव लिया था, बस दुर्भाग्यवश स्टूडेंट का सहयोग नहीं मिला, तो जिसके साथ मैं वर्क कर रहा था उस इनिशिएटिव को फिर उनमें इंटरेस्ट नहीं आया, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि कल्चर ही पीपीटी का चल रहा है। और देख लीजिए, पीपीटी कल्चर से अच्छा तो किताब ही पढ़ लो। फिर कोचिंग में यूट्यूब पे समय बिगाड़ने से क्या अच्छा है। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है दोस्त, यूट्यूब पे चल क्या रहा है, सेशन आते हैं यूट्यूब पे, क्या आते हैं। देखो, पीपीटी का इस्तेमाल हो सकता है आपको क्वेश्चन के लिए, पीवाईक्यू के लिए अच्छा है, आप समझा दो, यही चल रहा है। थोड़ी बहुत कोई किसी प्रकार की मैगजीन को छाप दे रहे हैं आप, ठीक है, मैगजीन छाप दी जा रही है, लेकिन आपको क्या वाकई में थ्योरी मिल रही है क्या? ऐसी थ्योरी जो आपने अपने हाथों से लिखी हो, अपने हाथों से समझी हो। आप एक बात सोचिए कि अगर आप किसी की फोटोकॉपी कराते हैं, क्या उसको याद करना आसान होता है दिमाग में? जवाब है, नहीं होता है। लेकिन उसी चीज को आप अपने हाथ से जब लिख लेते हैं किसी चीज को, तो वो आपके दिमाग में रफली तो रहता ही है। और मैंने आपको बताया कि पीटी में से मेंस में जाएंगे और मेंस से इंटरव्यू में जब जाएंगे तो अंतर यही है कि यहां पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अगर पढ़े हैं तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट करके या किसी भी तरीके से पढ़ लेंगे। तो कियान एकेडमी के प्लेटफॉर्म का सार यही है कि हम आपको जीएस की तैयारी कराएंगे, बेहतरीन तैयारी कराएंगे, चाहे वो जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस से जुड़ा हो। पीटी के साथ हम मेंस की भी इंटीग्रेटेड तैयारी कराएंगे आपको। और तैयारी का मॉड्यूल क्या होगा मैंने आपको बता दिया है कि हम आपको थ्योरी कराएंगे, थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, तब जाके आपको छोड़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि नए क्वेश्चंस करना चाहिए, नए क्वेश्चन। स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान पढ़ेगा या नए क्वेश्चन बनाएगा, ये काम होता है टीचर का। टीचर का काम आसान हो गया है, वो पढ़ाता है, घटना चक्र करते हैं, और टीचर कहता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज आप बनाने जाते हैं तो आपके नंबर नहीं आते हैं, और जब नंबर नहीं आते हैं तो डर के मारे आप फिर क्या करते हैं, एग्जाम को ही क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी के साथ नए क्वेश्चंस बना लें तो जब आप कोई नई टेस्ट सीरीज उठा के देखेंगे और टेस्ट सीरीज में से 100 में से 70
75 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको मोरल बूस्ट होगा और आप एग्जाम में उतर जाएंगे। दिक्कत क्या है, आप पढ़ते हैं, सीधा टेस्ट सीरीज बनाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं बनती है और आप फिर एग्जाम क्विट करते हैं। तो वो अभी तक की चर्चा का सार यह है कि हम आपको जीएस की बेहतरीन तैयारी कराने जा रहे हैं। तैयारी का मॉड्यूल मैंने बता दिया है, आपको लिखना होगा, नए क्वेश्चंस बनाने होंगे। ये हमारी तरह से प्रयास है। अब प्रयास आता है कि सर क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। शुरुआती दौर में ऐसे सब्जेक्ट पे हम फोकस करेंगे दोस्तों जो कि पीटी के साथ, मेंस के साथ भी जुड़ा हुआ हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस टेक वगैरह। शुरुआती दौर में अगर हम सोसाइटी पढ़ें या इथिक्स पढ़ें, वो अभी काम का नहीं है। हम लोग ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें दोनों हो। फिर उसके बाद जब ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे आपका सोसाइटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ये सब बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन पढ़ने का तरीका वही होगा, थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे। जब मेंस का पढ़ाएंगे तो थ्योरी के साथ उसके क्वेश्चन मेंस के लिखवाएंगे। ये हमारा एक पढ़ाने का मॉड्यूल है जो एक तरीके से देख लीजिए कियान एकेडमी का एक मॉडल है। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का मॉडल देखा होगा। आम आदमी पार्टी अचानक से कैसे सत्ता में आ गई, पहली बार कोई पार्टी बनी और सत्ता में आ गई, उसका एक मॉड्यूल था। उसका मॉडल क्या था? फ्री बीज वाला मॉडल। और उसको जनता ने हाथों हाथ एक्सेप्ट किया और वो दिल्ली में आ गई। और देखिए उसी मॉडल को सभी ने कॉपी किया और आज सभी कहीं ना कहीं, चाहे महिलाओं को फ्री में रुपए बांटने की योजना हो, देखिए बिहार इलेक्शन को देखिए, या कोई सी भी हो, एक मॉडल होता है। हम भी एक मॉडल आपके सामने रख रहे हैं कि हम आपको थ्योरी के साथ नए क्वेश्चंस कराएंगे। इस तरीके से हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा मकसद आपको क्लियर है कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जीएस की एक बेहतरीन तैयारी कराने जा रहे हैं। अब आप पूछोगे सर आप जीएस की तैयारी कराने जा रहे हैं तो उसकी फी क्या होगी? देखो दोस्तों, सीमित संसाधन है मेरे पास, तो ना तो मुझे संसाधन के रूप में आपसे कोई फी लेनी नहीं, कोई फी नहीं होगी। फी आपका समर्पण होता है, आपकी निष्ठा होती है। निष्ठा कोई छोटा वर्ड नहीं है दोस्तों। अगर आपने भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भी पढ़ा होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। क्या सारे राज्य ऐसे ही मिल गए थे क्या? नहीं, हम राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, हम राज्यों ने मिलकर भारत के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की है। याद रखना, निष्ठा ना तो खरीदी जा सकती है, ना ही से बेची जा सकती है। निष्ठा अभूतपूर्व होती है। आज हमारे भारत का कितनी डाइवर्सिटीज है, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे रीति रिवाज के आधार पर हो, लेकिन निष्ठा प्रकट की है हमने अपने एक भारत देश के प्रति। आज तक वो निष्ठा बनी हुई है। उसी प्रकार से आपकी निष्ठा हमारे प्रति होनी चाहिए। अब निष्ठा को कैसे व्यक्त करोगे? आप लोगों ने कई चैनल्स को देखा होगा, कई चैनल्स को आपने बढ़ाया भी है, हम भी उन्हीं में से एक है। हम दूसरे चैनल क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है। आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे। निष्ठा के रूप में आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। इससे दो फायदे, जब चैनल का दायरा बढ़ता है ना दोस्तों, तो और लोग भी पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म पे आते हैं। क्योंकि हर कोई को लगता है कि भाई कोई हमारे काम को सराहा रहा है तो उसे काम करने में मजा आता है। और आप अगर शेयर नहीं करेंगे, अपने तक ही रहेंगे, तो सामने वाले में उदासीनता आ जाती है कि मैं इसको 100% दे रहा हूं और ये उस चीज को बढ़ा ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे होगा? आपने बड़े बड़े चीजों को बढ़ाया है, तो हमें भी एक बार मौका दीजिए, हमें भी समझिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए और इसका परिणाम आपको मिलेगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है, और जब भी कोई वीडियो आए तो उसे लाइक जरूर करना है। निष्ठा इसे ही कहते हैं, क्योंकि आपको पता है निष्ठा कितना बड़ा शब्द है। अगर आप इतिहास में कभी पढ़े होंगे उपनिषद के बारे में दोस्तों, उपनिषद के बारे में आपको पता है उपनिषद क्या होता है, अर्थ क्या है? एक है उप का अर्थ होता है
गुरु के समीप। ये हो गया उप। नी का मतलब होता है दोस्तों निष्ठापूर्वक। और शद का मतलब होता है दोस्तों बैठकर। प्राप्त करना। आप सोचिए, उपनिषद जैसे साहित्य शुरुआती दौर में लिखे नहीं गए थे। गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य उसे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहा है। सोचिए, लिखा नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में क्यों बैठा है? क्योंकि उसने निष्ठा प्रकट की है अपने गुरु के समीप बैठ के। जब आप गुरु के समीप निष्ठा रखते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो आप मान के चलिए आपको मिला हुआ ज्ञान तभी पूर्ण हो पाएगा। आपको हमारे साथ निष्ठापूर्वक ट्रेवल करना पड़ेगा, जीएस की जर्नी को साथ में मिलकर चलना होगा। और निष्ठा का मेजरमेंट वही है कि आप अपने गुरु के प्रति सम्मान कैसे रखते हैं, उसके प्रयास को कैसे सराहते हैं। अब सराहना का कोई ना कोई मेजरमेंट तो होगा कि आप कितने चैनल का दायरा बढ़ाते हैं। तो इन शॉर्ट्स हम ये बात कह सकते हैं कि आप लोग हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे, चैनल को आगे से आगे बढ़ाएंगे और हम आपको तैयारी करवाएंगे। हमारी तरफ से क्या होगा, हमने कहा है आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, नोट्स लिखने होंगे आपको। पीपीटी कल्चर देखो यहाँ पे नहीं होगा, सिंगल वर्ड भी आपको लिखने होंगे। हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और उसके बाद फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के लिए आप घटना चक्र जैसी पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी तरफ से हमने आपको क्लियर कर दिया है, हम आपको पूरी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएंगे, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। अब आपको हमारे साथ इस जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जुड़े। जब टीचर ज़्यादा जुड़ेंगे तो प्लेटफॉर्म पे और भी चीज़ें आएंगी। अभी लाइव आने का मौका नहीं है, क्योंकि कहीं अन्य जगह भी व्यस्तताएं हैं। उन व्यस्तताओं से ही समय निकाल के आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो तैयार किए जाएंगे। जब आपका सहयोग बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा, तो जहाँ पे हमारी अभी प्रतिबद्धताएं हैं वहाँ से हम हट जाएंगे और फिर फुल फ्लेज में आपके पास आ जाएंगे, लाइव का मौका मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी ये ट्रायल में है, ये देखना है कि आप इस मॉडल को कितना सराहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सराहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए शुरुआती दौर में मुझे समय निकालना होगा, समय की उपलब्धता नहीं होती है, तो वहाँ से मुझे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दे दूंगा। तो पढ़ाने का मॉड्यूल क्या होगा, नोट्स लिखाए जाएंगे, टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लिखने होंगे, और आपको 2 वीडियो आपको पर डे क्लास के मिलेंगे। 2 वीडियो आपको डेली मिला करेंगे। शुरुआती दौर में हम वीडियो में कौन से वीडियो उपलब्ध कराएंगे, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की उपलब्ध कराएंगे। हिस्ट्री में भी हम लोग एंशिएंट का उपलब्ध कराएंगे आपको, और दूसरा वीडियो होगा इंडियन पॉलिटी का होगा। ये 2 वीडियो आपको मिलेंगे। आप वीडियो को देखिए, सुनिए। आपको मैं दावा कह सकता हूं कि ऐसा नोट्स तो आपको किसी भी कोचिंग में, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। सारे किताबों का सार होगा, और ऐसा नहीं कि कहीं का कट कॉपी है। आपको जेन्युइन लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर की मेहनत रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर उस पर आपको क्वेश्चन मिले। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि किसी कोचिंग के कट कॉपी नहीं होंगे, जैसे आजकल कट कॉपी चला, वो नहीं होंगे। आपको अपने लगेगा कि नोट से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारे प्रयास रहेंगे। हमारे प्रयास में नोट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। शुरुआती के 2 वीडियो आपको डेली मिला करेंगे। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के क्लासेस स्टार्ट होंगी, पीटी मेंस दोनों की साथ होगी। अभी शुरुआती दौर में नोट्स पूरे डेप्थ में ही होंगे। देखिए, ये मत पूछिएगा कि आप सर कोर्स कितनी जल्दी कराएंगे, पूरा डेप्थ में पढ़िए। आप सिलेबस में आपको लिखाऊंगा, जब तक सिलेबस नहीं होता तो ये मत कि सर एंशिएंट हिस्ट्री को लोग 15 दिन में खत्म करते, 20 दिन में कर देते, ऐसा नहीं होगा। आप को टाइम देना पड़ेगा। जिसको जल्दबाजी है उसके अकॉर्डिंग हम उस कोर्स को नहीं करा पाएंगे। हमें चाहिए पूरा समय। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपके पास समय है देने के लिए 1-1.5 साल, तो आप दीजिए। निश्चित रूप से जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास इतना होगा कि आप भारत की किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को आराम से सोल्व कर ले जाएंगे।
तो हमने बता दिया कि हम आपको नोट्स लिखाएंगे, 2 वीडियोस मिलेंगे, डेली मिलेंगे। वीडियो हो सकते हैं 1.5 घंटे से कम तो होंगे ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके चलना है, A4 साइज का आपको रजिस्टर बनाना है, कि आपको नोटबुक लेनी है, साथ में आपको रेड, ब्लैक और ब्लू 3 तरीके के आपको पेन रखने हैं। और A4 साइज के रजिस्टर में आपको कम से कम 250 पेज के रजिस्टर तो आपको बनाने ही है। और आपको एक पुस्तक घटना चक्र लेके रख लेनी है फॉर PYQ के लिए, बस। इसके अलावा आपको, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें और कोई किताब की आवश्यकता भी पड़ रही है क्या। सारी चीजें तो हो रही हैं, सारे तो कंसेप्ट क्लियर हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये आपकी तरफ से होने चाहिए। और दूसरा प्रयास आप ध्यान रखना, चैनल को शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि मैं पहला प्रयास ऐसे भी कर चुका हूं किसी एक के सहयोग के माध्यम से, लेकिन शुरुआती दौर में बच्चे ऐसे थे कि वो अपने तक ही रखे, उन्होंने प्रसार नहीं किया। और जिसके साथ मैं पढ़ा रहा था उसको लगा कि ये PPT कल्चर ही चलता है, लिखने और लिखाने का काम और क्वेश्चन कराने का अच्छा नहीं लगा लोगों को, इसलिए फिर मुझे वहां से हटना पड़ा। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, अभी 2 सब्जेक्ट है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दें तो हमें लाइव आने का मौका मिल जाए, फिर हो सकता है कि 2 से 4 क्लासें भी चलेंगी, धीरे धीरे चल पाएंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है, हमें क्या करना है हमने आपको बता दिया। अब चर्चा को मैं छोटा करते हुए अब काम की बात पे आते हैं हम। मैंने आपको बताया है कि 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा और एक चलेगा आपका पॉलिटी चलेगा। आपको क्या लेना है मैंने आपको बता दिया, हमें क्या देना है हमने आपको बता दिया। आज से ही ज्यादा समय दिन नहीं बिगाड़ेंगे, आज से ही हम एंशिएंट हिस्ट्री की सिलेबस को जरूर लिखेंगे। आज आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं, एक वीडियो में मैंने स्ट्रेटजी बताई दी हमें क्या करना है। और देखिए ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी समय में हो जाए, हम आपको पूरी डेप्थ में पढ़ाएंगे, तो समय का पूरा एक डेप्थ और कवरेज रहेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी करने से चीजें बर्बाद हो जाती हैं, समय लगता है। कई आप देखोगे कई 5-5 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्यों है? जल्दबाजी में, ठीक है। तो ज्यादा समय अब नहीं लेंगे, अब सीधा हम, मैंने बताया ना 2 वीडियो मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के और इंडियन पॉलिटी के। अभी ये वीडियो में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस भी लिखवा देता हूं। आपको क्या क्या लेना है मैंने बता दिया है। A4 साइज की नोटबुक लेनी है, 3 तरीके के पेन लेने हैं, घटना चक्र रखना है और आपको शेयर करना है, बस। बाकी सब काम हमारा है। एक बात और कि आपको लगेगा सर कि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तो सर हम, अगर हमें कोई डाउट होगा तो कैसे होगा? देखिए डाउट के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम एक लिंक बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों तो आपको वहां पे मैसेज करने की छूट मिलेगी और आप उस मैसेज को कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का मैं लिंक भी देता हूं। टेलीग्राम का जो लिंक है ठीक है, वो है आपका कियान 1997। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, इस पे ये टेलीग्राम है, आप इस पे जाके ज्वाइन कर ले। वहां पर आप जाके अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं। एक प्रकार का डाउट बॉक्स बना दिया है इस टेलीग्राम को। और मैंने यहां पर एक गूगल मीट की लिंक भी दे रखी है। ये लिंक किस लिए दी है? देखिए हमारा प्रयास यह है कि किसी भी तरीके से आप और हमारे में कम्युनिकेशन गैप ना हो। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप क्वेश्चन को भेजिए टेलीग्राम में, मैं कोशिश करूंगा एट ए टाइम रेस्पॉन्स करने की। अब जब बहुत ज़्यादा आपका कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाए या बहुत ज़्यादा आपको लगे कि किसी पे
बात करनी है तो मैंने गूगल मीट का लिंक दे रखा है। यहाँ पर हम लोग जैसा भी मेरे पास टाइम होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से टाइम निकाल के एक बार मीटिंग को कर लिया जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अभी लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड मिलेगा, कोई आपको पढ़ना है ना। मेरे पढ़ाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक पॉइंट को जो आपके मन में डाउट होगा उससे पहले ही मैं हर एक डायमेंशन को खोल खोल के समझा चुका हूँ। आपके मन में डाउट, मुझे इतना पता है कि 99% है कि आपके मन में डाउट आएगा ही नहीं। फिर भी पुराने क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लिखकर भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। और मैंने बता ही दिया, जैसे जब लगेगा कि हमें मीटिंग कर लेनी है तो गूगल मीट का लिंक भी मैंने उसमें दे रखा है। ये किस लिए है कि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रहे। मैंने आपको बता दिया हमारा मेथड क्या होगा, आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन हमारा कैसे एस्टेब्लिश होगा, मैंने ये भी बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत की ओर। प्राचीन भारत का हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत में क्या है। सबसे पहले हमें प्राचीन भारत से यानी इतिहास से के हम लोगों ने प्राचीन भारत के खंड से स्टार्ट करेंगे। टिपिकल होता है, बोरिंग लगता है, लेकिन उम्मीद रखिए क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी में भी इस बार बढ़े थे, तो पढ़ना तो सारा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके बाद एक वीडियो हो रहेगा आपका, वो इंडियन पॉलिटी के सिलेबस से होगा। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। लेकिन हमें क्या लगता है, सर कितने दिन में खत्म होगा ये बता दो पहले। सबसे बड़ा दुख दुनिया में यही है कि बता दो कितने दिन में खत्म करोगे। तो दिन को मेजर मत करना, शांति से पढ़िए। क्लास डेली होगी, डेली वीडियो आएगा। आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है। कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको उपाय भी बता दिए। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले दिन नहीं, सिलेबस पे ध्यान रखिए। सिलेबस वो नहीं होगा जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आता है। सिलेबस डिजाइन मैंने खुद किया है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लगाना है प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम। प्राचीन भारत वही, क्योंकि हम इतिहास किसका पढ़ेंगे, भारत का ही पढ़ेंगे ना, और किसी देश का तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है, शुरुआत से अगर देखा जाए तो उस चैप्टर का नाम होता है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी दोस्तों हमें 3 भागों में पढ़ना होगा। एक भाग होगा जिस तरीके से मैं अभी लिख रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी लिखते हुए चलना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डेड रहे तो क्या हुआ, आपको लिखना तो पड़ेगा। पीपीटी से उम्मीद मत रखिएगा कि पीपीटी से पढ़ाई जाएगा, नहीं तो रिजल्ट तो वैसे ही रह रहा है जैसे अभी रहेगा, फिर कोई चेंज नहीं होगा। पाषाण काल, स्टोन एज, और अपनी क्लास का माध्यम हिंदी ही रहेगा। हिंदी माध्यम के रिजल्ट को लेके ही, और हिंदी माध्यम को लेके ये डेडिकेटेड चैनल है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत अगर अंग्रेजी में भी आ रही होगी तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसको वर्ड्स को बोल दिया करूंगा या साइड में लिख दिया करूंगा। पाषाण काल है, इसी के बीच में हम पढ़ेंगे महापाषाण काल। लोग सोचते हैं कि महापाषाण काल साउथ इंडिया में ही था। भैया साउथ इंडिया में तो शुरू हुआ था, लेकिन साउथ इंडिया से होते हुए ये उत्तर भारत की ओर भी आ गया था। मेगालिथ एज, फिर उसके बाद आता चालकोलिथ, ताम्रपाषाण काल। जब ये आप पहले चैप्टर के अंदर ही 3 सब चैप्टर है, पाषाण काल, स्टोन एज, फिर महापाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। मैंने बताया ना, हर एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। आपको देख के लग रहा हो कई कोचिंगों में तो प्रागैतिहासिक काल ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता। कई प्लेटफॉर्म तो केवल पढ़ाने के नाम पे कहानी गा के चल जाते हैं, लेकिन ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ये हो गया पहला चैप्टर। उसके बाद हमारे चैप्टर में दूसरा जो भाग होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी
देखिए मैं भी इसको टाइप करा सकता था या पहले से लिख के अंडरलाइन कर सकता था, लेकिन मैं आप ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैं भी लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना होगा। सिलेक्शन तभी दोनों के प्रयास से होगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए। आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं और है, हमारी और है, तो फिर आवाज़ साफ नहीं आएगी। आवाज़ साफ आने का मतलब है सिलेक्शन नहीं होगा। समय क्या होगा दोस्त इसका, 2500 BC से 1750 BC का समय जो माना जाता है वो आपका होता है सिंधु घाटी सभ्यता। मैं सब बताऊंगा आपको, BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट क्या है, एडो डोमिनी क्या है, सब बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करें। अभी आप सिलेबस लिखें। फिर आता है उसके बाद वैदिक काल, वैदिक पीरियड। अब वैदिक काल में भी दोस्तों हमें 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे इसको भी, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को पढ़ा जाएगा। देखा जाएगा, पहला इसका पार्ट होगा आपका ऋग्वैदिक काल, वैदिक पीरियड। इसका समय क्या है, 1500 BC से 1000 BC। उसके बाद हम लोग आएंगे लेटर वैदिक पीरियड पे, उत्तर वैदिक काल में। उसका समय होगा 1000 BC से 600 BC। तो ये तीसरा अध्याय तब जाके खत्म हो जाएगा। चौथी बात जो है, फिर उसके बाद आता है जब कर्मकांड बढ़ जाते हैं तब आता है धर्म सुधार आंदोलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धर्म सुधार आंदोलन। भारत का पहला धर्म सुधार आंदोलन 6th सेंचुरी BC में ही स्टार्ट हो गया था। हम लोग मॉडर्न इंडिया में राजा राम मोहन राय जिसे समाज सुधारक पढ़ते हैं, लेकिन पहले ही हो गया था। अब इसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने का तरकीब क्या होगा, इस धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ने का तरकीब देखो ऐसा होगा कि इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगी भौतिकतावादी और एक है नैतिकतावादी स्कूल। पहला है नैतिकतावादी संप्रदाय। नैतिकतावादी संप्रदाय जो नैतिकता की बात करेगा, एथिक्स स्कूल। दूसरा आपका संप्रदाय होगा जो आएगा, साथ साथ ही चलेंगे 6th सेंचुरी BC में, वो है भौतिकतावादी संप्रदाय। अब नैतिकतावादी संप्रदाय क्या होता है, इसको जानने के बाद हम देखेंगे, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म और आजीवक को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आरएस मैंने कहा ना ज्यादातर पीसीएस में तो नहीं है आजीवक, हल्का पूछा जाता, लेकिन आरएस के पेपर में आजीवक संप्रदाय भी या आजीवक धर्म भी दिया हुआ है, तो आजीवक के बारे में भी पढ़ लेंगे। आप ये मत सोचिए कि मुझे कई स्टेट के सिलेबस याद है, इसलिए मैं सोचिए कि मैं हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा। भौतिकतावादी संप्रदाय में दोस्त एक ही पढ़ना है हमको, चार्वाक दर्शन, या इसे ही लोकायत दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन कह लो या इसे ही कहते हैं लोकायत दर्शन भी। ये आपको समझना है। देख लीजिए, ये डायमेंशन इस तरीके से पढ़ेंगे तब जाके समझ आता है
कि अच्छा 6th सेंचुरी बौद्ध जैन धर्म आजीवक किस कैटेगरी में आते थे, किस स्कूल में आते थे, तो एथिकल स्कूल ऑफ थॉट में आते थे, नैतिकतावादी संप्रदाय था। चारवाक कैसा था, बिल्कुल धर्म सुधार था, लेकिन उसकी ध्यान भौतिकता पे था, भौतिक सुखों की कामना करता था। और बौद्ध जैन और आजीवक नैतिकता पे जोर देते थे, भौतिक सुखों से दूर हटने का प्रयास करते थे। वहीं पर 6th सेंचुरी बीसी में भौतिकतावादी एक स्कूल भी चल रहा था जो भौतिक सुखों की कामना की प्रयास कर रहा था। इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर में आ जाता है दोस्तों महाजनपद काल। महाजनपद काल एवं 16 महाजनपद बनेंगे। उन सभी महाजनपदों को मिला के मगध एक शक्तिशाली बनेगा और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। आपको समझना होगा कि जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं और कैसे साम्राज्य बना है, उन सब के बारे में समझ विकसित करेंगे। उत्कर्ष, इसका टाइम पीरियड क्या होगा दोस्त, इसका टाइम पीरियड पूरा पढ़ेंगे 6th सेंचुरी बीसी से 323 बीसी तक। और आप सोचिए इसी मगध साम्राज्य में हम लोग देखेंगे, जब मगध बना था, इसी मगध में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आने वाला पहला वंश हर्यक वंश। देखो बिहार पीसीएस की तैयारी करोगे तो बिहार पीसीएस में हर्यक वंश से पहले बृहदत्त वंश भी माना है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन बिहार को छोड़ के बाकी सभी पीसीएस में हर्यक वंश से ही शुरुआत माना जाता है। शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद हम जो देखेंगे नंद वंश। ये जाके हमारा 5वां चैप्टर जब जाके पूरा होगा दोस्तों। ये क्रम से याद रखना आप लोग, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश। अभी आप पूरा सिलेबस देखेंगे, देखो सिलेबस से ही 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, सिलेबस से ही कम से कम 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अभी देख सिलेबस लिख लीजिए, फिर उसके बाद लगेगा अरे सिलेबस की समझ से ही क्वेश्चन हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद 6ठा हमारा सिलेबस का पॉइंट होगा विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण का कौन सा प्रथम चरण कौन सा होगा, विदेशी आक्रमण भारत में कई हुए हैं, तो कौन सा चरण, फर्स्ट चरण। इस समय विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए हैं, तो ध्यान रखना है, हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण, इसे आप पर्शियन कहते हैं, ईरानी या पर्शियन। और देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान से युद्ध चल रहा है, इसका मतलब इस चैप्टर पे हमको जोर देना पड़ेगा। करंट यही होता है, जो घटनाएं हुई उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक आपके सिलेबस में तो उसको डिटेल में पढ़ लो। तो हम लोग पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण भी पढ़ेंगे। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे विदेशी, ईरानी। दूसरी सत्ता कौन सी होगी, यूनानियों का यानी ग्रीक का आक्रमण, यूनानी या ग्रीक आक्रमण। तो ये विदेशी आक्रमण है। सिलेबस से आपको पता चल गया कि पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का था, फिर उसके बाद यूनानी आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7वां हमारा चैप्टर होगा मौर्य साम्राज्य, मौर्यों की सत्ता, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। आपको पता है 323 बीसी से, या कई किताबों में जो है 322 भी लिखते हैं, लेकिन 323 बीसी से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे 185 बीसी तक। मौर्य वंश में हम लोग सब पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर, बिंदुसार से लेकर, अशोक से लेकर, सारे चीजों को बाद में सब पूरा पढ़ेंगे।
ठीक है। 8वां चैप्टर होगा वो होगा आपका मौर्योत्तर काल। जब मौर्य हट गए उसके बाद क्या हुआ, एक केंद्रीय शक्ति टूटती है तो नई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आती हैं, वो है आपका पोस्ट मौर्य पीरियड यानी मौर्योत्तर काल। ये कब से माना जाएगा, 185 बीसी से कब तक, जब एक बड़ी शक्ति गुप्त नहीं आ जाते 319 एडी तक। अब इस मौर्योत्तर काल में भी कौन कौन से वंश आए मौर्यों के बाद, इसका भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना है आपको। शुंग आए, हम शुंग वंश पढ़ेंगे। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद आपको पता है सातवाहन वंश। ये 8 चैप्टर आपके हो गए यहां तक। फिर उसके बाद मैंने बताया जब कोई केंद्रीय सत्ता टूटेगी तो क्षेत्रीय शक्ति उभरेगी, वो कमजोर रहेगी, उसी को दबाने के लिए कोई एक विदेशी सत्ता भी आएगी, तो फिर विदेशी आक्रमण होते हैं और ये होता है विदेशी आक्रमण का चरण 2। विदेशी आक्रमण कौन सा चरण है, सेकंड। ठीक है। अब इसमें विदेशी आक्रमण कौन थे, तो ये ध्यान रखना, पहले विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक, वंश का होगा। फिर उसके बाद शकों का आक्रमण है, शक वंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पहलव वंश पढ़ेंगे, पहलव वंश, इसे ही हम सीथियन भी, पर्थियन भी कहते हैं, सॉरी सीथियन नहीं, पर्थियन, पर्थियन वंश। फिर उसके बाद कौन से आते हैं, कुषाण आते हैं। अब आप देखो यहां तक के प्रश्न से ही आपको एक विदेशी आक्रमण से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है ना, कि विदेशी आक्रमण का कालक्रम पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मिल गया आपको विदेशी आक्रमण के का कालक्रम, कालानुक्रम मिला एक प्रश्न, कि पहले ईरानी आए, यूनानी, फिर यूनानी आए, फिर उसके बाद इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। एक क्वेश्चन यहां से मिला। दूसरी बात देखो, भारत में क्षेत्रीय वंशों का एक क्रम स्पष्ट हुआ आपके मन में, बोलो। क्षेत्रीय वंशों में आपको देखो पता है, हर्यक आए, शिशुनाग आए, नंद आए, मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग आए, कर्णव आए, सातवां। एक क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम हो सकता है। कालानुक्रम से क्वेश्चन काफी आए, टाइम पीरियड को लेके प्रश्न बार बार आए हैं। 2 क्वेश्चन आपको सिलेबस से ही दिख रहे हैं लगते हुए, इसीलिए सिलेबस महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे पास इस 9वें चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर होगा। इन सभी विदेशी शक्तियों में अंत में कुषाणों को हराते हुए आएंगे गुप्त, तो गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। गुप्त काल का समय क्या माना जाता है, एडी टू, मोटे तो पूरे समय पर 550 एडी तक। फिर उसके बाद मैंने बताया जब गुप्त का अंत होगा, हर एक सत्ता का अंत होता है, तो गुप्तोत्तर काल। 11वां अध्याय होगा हमारा गुप्तोत्तर काल। अब इस गुप्तोत्तर काल में जब गुप्त सत्ता टूटेगी तो कई प्रकार की, मैंने बताया ना, क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आएंगी।
एक हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, जिसमें हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। चालुक्य महाराष्ट्र के भी हैं, कर्नाटका के भी हैं, वेंगी के भी हैं, तो उन सब के बारे में जान लेंगे। और एक हम पढ़ेंगे कर्नाटका का ही कदम वंश। सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ कराया है इसने अब तक 12 बार। मयूर वर्मन साहब ने 12 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं कदम वंश के राजा ने। तो इस तरीके से आपका गुप्तोत्तर काल भी हो गया। थोड़ी चर्चा हम लोग दक्षिण भारत पे भी कर लेंगे, वहां से भी तो प्रश्न बन सकता है। तो 12वां चैप्टर होगा हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। इस दक्षिण भारत के इतिहास को दोस्तों हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा संगम काल, जब संगम साहित्यों की रचना होगी। संगम काल क्या होता है उस सब्जेक्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ए पार्ट। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश। अब साउथ इंडिया में भी प्रमुख राजवंश के कौन कौन से थे उनके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आए थे वहां पर चेर, केरला में चेर। फिर उसके बाद पांड्य, नॉर्थ तमिलनाडु में थे पांड्य। साउथ तमिलनाडु में आ गए चोल। और सबसे लास्ट में पल्लव। एक प्रश्न यहां से ध्यान रखना, ये जो एरिया जो है चेर, पांड्य और चोल, इन्हीं का वर्णन किया गया है संगम साहित्यों में। याद रखना, संगम साहित्य में चेर, पांड्य और चोल का ही वर्णन है और किसी का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। पल्लव का वर्णन संगम साहित्यों में नहीं है। और जो मैंने क्रम पढ़ाया आपको, यही क्रम आपको ध्यान रखना है। इसलिए देखिए यहां पे बहुत शानदार प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन से राजवंश संगम साहित्य में वर्णित हैं। एक क्वेश्चन आ गया यहां पर भी, देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित नहीं है। बन गया 3 क्वेश्चन, देख लीजिए। इतने से सिलेबस से ही, एक कक्षा से ही मैंने मोटे मोटे तौर पर 3 क्वेश्चन बना लिए। ये प्रश्न हमको समझते हुए चलना होगा। तो यहां लिख लीजिए संगम साहित्य में केवल इन्हीं राजवंशों का वर्णन है। और जब हम पल्लव पढ़ेंगे ना तो हम लोग इनकी शैली भी पढ़ लेंगे, ठीक है। द्राविड़ शैली में ही नरसिंह वर्मन शैली है, राज सिंह शैली है, नरसिंह वर्मन प्रथम शैली है। ये सब नागर द्राविड़ बेस्टर शैली भी हम लोग मंदिर स्थापत्य कला में बाद में पढ़ लेंगे, सबके एक साथ पढ़ लेंगे। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये होता है आपका सिलेबस के 12 चैप्टर। में मानता हूं कि प्राचीन भारत जो है कम से कम 750 एडी तक का जो समय होता है ये आपका प्राचीन भारत का होता है, यानी एंशिएंट इंडिया का होता है। अब आप देखिए इतने से सिलेबस से ही 3 क्वेश्चंस तो आपके सामने बन गए।
अब आपको सिलेबस की गहराई को देख के लग गया होगा कि सर लिखवा कर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी हाथों हाथ बता देंगे। आपको क्या करना है, रजिस्टर लाना है, रिवीजन मल्टीपल करना है और अपने डाउट के लिए जो उपाय बताया गया उसको पूछना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों को इस चैनल के दायरे को बढ़ाना होगा ताकि और अच्छे से अच्छे टीचर्स भी इससे जुड़ सके। देखिए, बड़े बड़े टीचर जो नाम सुनते हैं, ये मत सोचिए कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा दिया या उनके उतना प्रभावशाली कोई टीचर नहीं है। तो आप काम पे देखिए, नोट्स पे देखिए। लोग तुलना करते लग जाते हैं तो तुलना तो करना ही बेकार है। फिर तो मैं आपकी स्टूडेंट की तुलना दूसरे टॉपर से करते तो फिर आपका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो आप बेसिकली कंटेंट पे ध्यान दें कि क्या जो कंटेंट मिला है, जो हमारे पास सामग्री दी गई है वो रिलायबल है, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, नए क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो फिर इसको फॉलो कीजिए। अब आपके मन में आएगा सर ये सब फ्री में कितने देर पढ़ा दोगे आप? जब तक आपका सहयोग बना रहेगा, जब तक आपका सहयोग बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि सारी चीजें बता के जाएंगे। तो मैं यहां तक की चर्चा को आपको समाप्त करना चाहूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी चीज़ों को अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, कैसे बढ़ना है, इस कियान एकेडमी के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है ये बता दिया है, और कौन से 2 सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे। अभी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ये प्राचीन भारत के सिलेबस का। दूसरा वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, वो होगा आपको इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को। उसमें भी हम सिलेबस को जो मैंने बनाया है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, ताकि इसी तरीके से पूरे डायमेंशन को कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा आया है, समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और हमारे प्रयास को सराहेंगे। कोई भी अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में भी अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।